इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। दोनों मीडियम में यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। नीचे इंग्लिश में नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो मिरर क्या होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट है और 100 वोट है। जब इसे 110 वोल्ट्स में से प्रचालित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। नीचे इंग्लिश में देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट व्हेन इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू V²/P। यह आ जाएगा 484 ओम यानी कि रजिस्टेंस। अब 110 वोल्ट पर खपत करने के लिए P डैश यह आ जाएगा V²/R यानी कि नई वोल्टेज 110 और डिवाइड में R अभी हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25 वोट यानी कि वाट। इसमें जो ऑप्शन डी है ये राइट होगा। नीचे सेम टू सेम इंग्लिश में रहेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे R आ जाएगा और नई जो पावर है P डैश ये अपने पास आ जाएगी 25 वाट। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 3, डैश शक्ति का छोटा मात्रक है वाट डैश इज द स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट। क्वेश्चन 4, बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है आर्गन विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब आर्गन। क्वेश्चन 5, यह अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया। इसमें अभिकथन है कि नेत्र लेंस में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। तो अभिकथन सही है। कारण है कि इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। असर्शन, द आई लेंस हैज़ द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ट्रू। रीजन, दिस फिनोमिना इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 6, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑक्यूर्स। क्वेश्चन 7, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान के ऊपर। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 8, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, प्रतिरोध का सही मात्रक बताइए। ओम के नियम के अनुसार निम्न में से प्रतिरोध का सही समीकरण चुनिए। यहाँ पे 2 समीकरण दी गई है तो समीकरण तो इसमें पहले वाली सही रहेगी फर्स्ट। अब ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के सीधे समानुपाती होती है, बशर्ते चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषकर तापमान स्थिर रहे। इस संबंध को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या V इज इक्वल टू आई आर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां R चालक का प्रतिरोध है। प्रतिरोध के सही मात्रक होता है ओम। नीचे इंग्लिश में है, डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अकॉर्डेंस टू ओम्स लॉ गिवन बिलो। तो इसमें जो करेक्ट अपनी ये जो है इक्वेशन है ये है R इज इक्वल टू V/I। ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V across it provided the physical condition especially temperature remain constant. This relationship is written as V directly proportional to I, V is equal to IR, where R is the resistance of conductor. SI unit of resistance is ohm. जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम होती है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, यानी कि करंट है इसकी एसआई यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन 9, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। ये मैग्नेट दी गई है, अंदर यहाँ पे लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ है, तो इसमें जो लाइनें होंगी बाहर से नॉर्थ से निकलेंगी और अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि अंदर में जो है ये होंगी साउथ टू नॉर्थ और बाहर की तरफ रहेगी नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। पहला है चुंबकीय रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, इस प्रकार ये बंद वक्र बनाती हैं। सेकंड है, दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इंग्लिश में राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप इनसाइड द मैग्नेट। सेकंड है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन 10 में ए पार्ट है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण को मुख्य फोकस वह बिंदु है जिस पर प्रधान एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में एकत्रित हो जाती हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसमें बी पार्ट है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण। नेम द मिरर दैट कैन बी गिवन ए इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर। इसी में सी पार्ट है, हम वाहन में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। आंसर, वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि यह हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इससे चालक को पीछे की अधिक वस्तुएं एक साथ दिखाई देती हैं। इंग्लिश में, वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। आंसर, ए कन्वेक्स मिरर is preferred as a rear view mirror in vehicle because it always form a erect and virtual image and provide a wide field of view. This enable the driver to see a large area behind the vehicle. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, पार्ट है, या तो आप ऊपर वाले पार्ट कीजिए या नीचे वाले। अब नीचे और में यहाँ पे जो पार्ट दिए गए इसमें फर्स्ट है, किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आंसर है, एक डायोप्टर किसी लेंस की वह क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/f होता है, जहाँ P क्षमता यानी कि डायोप्टर में तथा F फोकस दूरी मीटर में होती है। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाई P = 1/f वेयर P इज मेजर्ड इन डायोप्टर एंड F इज इन मीटर। इसमें बी पार्ट है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, तो F = -2। क्षमता निकालने के लिए 1/f यूज करेंगे, यह आएगा -0.5 d। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो कनकेव लेंस के लिए जो नेगेटिव लेंगे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ -2 सोल्व करेंगे, पावर आएगी -0.5 d। पार्ट सी, आपको फॉर्मूला लिखना है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस फॉर्मूला। दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। क्वेश्चन 11, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर दीजिए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। व्हाट हैपन्स वेहन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड टू आयरन फिलिंग। करेक्ट आंसर चूज करना है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन 12,
नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने तो आप क्या उपाय करेंगे? तो इसमें वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। वट मेजर्स विल यू टेक टू प्रिवेंट द नमकीन फ्रॉम गेटिंग रेंसिड फ्रॉम रिमूविंग इट फ्रॉम द पैकेज्ड? तो इसके लिए करेंगे इसको हमें स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। क्वेश्चन 13, डैश सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है? सोना। वट इज डैश इज द मोस्ट मेलेबल मेटल? तो मोस्ट मेलेबल जो मेटल है ये है गोल्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस धातु का नाम बताएंगे जो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि आपको उस मेटल का नाम बताना जो लिक्विड फॉर्म में है, किस पर? रूम टेम्परेचर पर। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे का जो तापमान है उस तापमान के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि तरल अवस्था में होती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 14, आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आंसर, आयनिक यौगिकों में धनात्मक और धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनका गलनांक कुछ होता है। वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, रिजल्टिंग इन हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 15, ये अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। अभिकथन है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। कारण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये गलत है। क्यों है? क्योंकि HCl एक अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल करता है, न कि लाल लिटमस को नीला। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। इंग्लिश में असर्शन एवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रू। रीजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स द रेड लिटमस इनटू ब्लू, गलत। तो इसमें राइट आंसर है ए ट्रू है, बट आर फॉल्स है। 16, संयोजन पर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। आंसर, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदाहरण है CaO + H2O, यानी कि CaOH2। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? गिव वन एग्जाम्पल विद केमिकल इक्वेशन। ए कम्बिनेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल CaO + H2O, CaOH2। क्वेश्चन 17, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसके दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका काम है पीने के पानी को कीटाणु रहित यानी कि शुद्ध करने के लिए, सूती कपड़ों को और लिनन का विरंजन यानी कि सफ़ेदी के लिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड टू यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। इसके दो यूज हैं। इट यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन क्लॉथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अगर ब्लीचिंग पाउडर की जगह वॉशिंग सोडा आता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वॉशिंग सोडा जिसको धोने वाला सोडा बोलते हैं, दावन सोडा। इसी के ओर में ये पार्ट है, जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते? आंसर, अनुपस्थिति में। आंसर, अम्ल जल में घुलने पर ही आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ उत्पन्न करते हैं। जल के अभाव में अम्ल आयनीकरण नहीं कर पाते, इसलिए वे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड्स आयोनाइज एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स यानी कि H+ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट आयोनाइज एंड देयरफॉर डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। इसमें बी पार्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। HCl + NaOH यानी कि NaCl + H2O। इंग्लिश में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव एन एग्जाम्पल। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल HCl + NaOH यानी कि NaCl + H2O। इसी के और में योग्यता आधारित प्रश्न यानी कि कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है।
लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया में जो ये बनता है, प्रोडक्ट बनता है। दी गई टेबल में कौन सा विकल्प ऑक्सीकृत और अपचायक एजेंट को सही ढंग से दर्शाता है? इसमें कौन सा दर्शाता है? पहला, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या रहेगा अपना? राइट। विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। नीचे इंग्लिश में, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट? तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। नीचे आप इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, निम्न अभिक्रिया में के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। नीचे रिएक्शन दी हुई है। नीचे ये सेम टू सेम आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। बी पार्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नीचे अभिक्रिया है, यहाँ पे इसको बैलेंस भी किया हुआ है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। सी का है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। नीचे अभिक्रिया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। तो नीचे रिएक्शन दी हुई है। क्वेश्चन 19, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम। तो पहले वाली सोडियम के लिए, दूसरी ऑक्सीजन के लिए, तीसरी मैग्नीशियम के लिए। इसी के ओर में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए, धातु पहले, फिर है अधातु। धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है, धातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाती हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है मेटल, फिर नॉन मेटल। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। Metals are reducing in nature, non-metals are oxidizing in nature. Metal display hydrogen from water or steam. Non-metal do not react with water or steam, therefore H2 is displaced from water. Metals lose electron to form positive ion, non-metal gain electron to form negative ion. क्वेश्चन 20, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों का विशाल संख्या दिखाई देती है? पहला है श्रृंखला निर्माण। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी, शाखित और वलयाकार श्रृंखला बनाता है। दूसरा है चतुसंयोजकता। कार्बन के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह 4 संयोजक बंध बनाता है। इंग्लिश में, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस? पहला है कैटिनेशन। कार्बन एटम लिंक विच ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन एंड रिंग। सेकंड है टेट्रावेलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। बी पार्ट, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कोई अंतर लिखिए। पहला है गंध की भौतिक गुणधर्म। गंध, एथेनॉल में हल्की मादक गंध होती है, जबकि एथेनोइक अम्ल में सिरके जैसी। स्वाद, एथेनॉल का स्वाद कड़वा होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणधर्म। लिटमस परीक्षण। एथेनॉल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, जबकि एथेनोइक अम्ल के साथ CO2 गैस निकलती है। नीचे इंग्लिश में, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। स्मेल, इथेनॉल हैज प्लीजेंट एल्कोहलिक स्मेल, वेयर एज इथेनोइक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक स्मेल। टेस्ट, इथेनॉल हैज ए बिटर टेस्ट, वेयर एज इथेनोइक एसिड हैज सोर टेस्ट। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। लिटमस टेस्ट,
इथेनॉल shows no change with litmus paper whereas ethanoic acid turns blue litmus red. Reaction with sodium bicarbonate. Ethanol does not react with sodium bicarbonate whereas ethanoic acid reacts to produce carbon dioxide gas. इसी के ओर में हाइड्रोजनेशन क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन गैस को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर उसे संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का प्रमुख औद्योगिक उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी यानी कि मार्जरीन में बदलने के लिए किया जाता है। What is hydrogenation? What is the industrial application? Hydrogenation is the process in which hydrogen gas is added to unsaturated organic compound in the presence of nickel catalyst to convert them into saturated compound. The main industrial application of hydrogenation is the conversion of vegetable oil into वनस्पति घी यानी कि मार्गारीन। बी पार्ट, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया में साबुन के अणु एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भाग और एक आयनिक सिरा यानी कि CO नेगेटिव और अन्य पॉजिटिव रखते हैं, जिसमें उनसे में एक जलरागी और एक जल विरागी सिरा होता है। पानी में घुलने पर ये अणु मिलकर मिसेल नामक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसमें जलरागी सिरे बाहर पानी की ओर रहते हैं, जबकि जल विरागी पूछे अंदर की ओर मुड़कर तेल या गंदगी में फंस जाती हैं। इस प्रकार गंदगी मिसेल के भीतर बंद होकर पानी में निलंबित हो जाती है और धुलाई के समय पानी से बाहर बह जाती है, जिससे साफ कपड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी को इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट एंड आयनिक एंड COO नेगेटिव एंड अन्य पॉजिटिव, ड्यू टू विच ईच मोलिक्यूल हैज वन हाइड्रोफिलिक एंड वन हाइड्रोफोबिक एंड। When soap dissolve in water, the molecule form micelles with hydrophilic end facing water and hydrophobic tail immersed into oil or dirt. Thus the dirt gets trapped inside the micelle, remains suspended in water and the washed away during rinsing, leaving the cloth clean. और नीचे ये डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। इसी में और है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, इसको आप समझ लीजिए। अब इसमें यहाँ पे 1 और 2 आगे इनको समझाया गया। पहला कि यौगिक A और यौगिक B को पहचानिए। यौगिक A है एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल, और B है इथाइल एथेनोएट यानी कि एक ईस्टर, इसकी गंध मीठी होती है। जब यौगिक A वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये जो वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रिएक्शन है। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, तो इसका जो उपयोग है औद्योगिक इत्र और वार्निश में विलायक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। नीचे ये सेम टू सेम इंग्लिश में है आपका। इसमें जो प्रोडक्ट A है ये एथेनोइक एसिड है और B है इथाइल एथेनोइट है। कौन सी गैस निकलेगी, जब इसको यहाँ पे सोडा के वॉशिंग सोडा के रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी। नीचे रिएक्शन है, नीचे इसके 2 यूज बतानी है, यहाँ पे इसके नीचे 2 यूज लिखे हुए हैं। सेक्शन C, जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस बायोलॉजी। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है, तो ये है इसमें राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, इसका राइट आंसर है वेस्ट डिफरेंस। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन पर्यावरणीय मित्र नहीं है, गुब्बारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बैलून। क्वेश्चन 23, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन डैश परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत को। केमिकल लाइक CFC हार्म द लेयर ओजोन लेयर। 24, कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, थायराइड ग्रंथि को। विच ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, थायराइड ग्लैंड। 25, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न। इसमें अभिकथन है कि पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं, सही है। कारण है जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है, ये भी सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। नीचे इंग्लिश में हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टीम इन प्लांट, ट्रू। रीजन जिबरलिन इज ए प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन स्टीम ग्रोथ, तो दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। 26 प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? आंसर प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की सीधी भूमिका नहीं होती। इस प्रकार की क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है ताकि शरीर किसी अचानक होने वाली उत्तेजना जैसे गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सके। मस्तिष्क को इस क्रिया की सूचना बाद में मिलती है जिससे वह स्थिति को समझ सके और भविष्य में सावधानी बरत सके। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? In a reflex action, the brain does not play a direct role. The action is mainly controlled by the spinal cord, which enable the body to give a immediate and automatic response to sudden stimuli such as touching a hot object. The brain receives the information afterward to understand the event and help in taking precautions in the future. इसी के ओर में एक और है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? आंसर हम अगरबत्ती की गंध का पता अपनी नाक में मौजूद घ्राण रिसेप्टर्स की सहायता से लगाते हैं। जब अगरबत्ती जलती है तो उससे निकलने वाले सुगंधित अणु प्रसारण द्वारा हवा में फैलते हुए नाक में प्रवेश करते हैं। ये अणु घ्राण रिसेप्टर को उत्तेजित करते हैं जिससे तंत्रिका संकेत उत्पन्न होते हैं और ये संकेत मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क तक पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक विशिष्ट गंध के रूप में पहचाना जाता है। हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? We detect the smell of agarbatti with the help of olfactory receptors present in the nose. When a agarbatti burns, aromatic molecules released spread through air by diffusion and enter the nose. These molecules stimulate the olfactory receptor generating nerve impulse. The impulse are transmitted to the forebrain where they are interpreted as a specific smell. 27 शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या काम है? शुक्राशय शुक्राणुओं के लिए एक पोषक द्रव्य का स्राव करते हैं जिसमें मुख्य रूप से फ्रैक्टोज होता है। यह द्रव्य शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उनके परिवहन में सहायता करते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि एक हल्का सारीय द्रव्य स्रावित करता है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है और स्त्री जनन मार्ग के अम्लीय वातावरण में उनकी रक्षा करता है। इन दोनों ग्रंथियों के स्राव आपस में मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। नीचे इंग्लिश में व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? नीचे यहाँ पे देखिए, सेमिनल वेसल्स सीक्रेट ए न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिच इन फ्रुक्टोज विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म एंड हेल्प इन देयर ट्रांसपोर्ट। द प्रोस्टेट जो ग्लैंड है सीक्रेट ए slightly alkali fluid that increase sperm's mobility and protect sperm from an acidic environment of the female reproductive tract. The secretion of both glands together form semen. Question 28 पुष्प का अनुदृश्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। आपको लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है, इसमें सारे पार्ट हैं, स्टिग्मा, पिस्टल, ओवरी, सेपल, पिटल, एंथर और फिलामेंट। इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 29 मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? आंसर मेंडल के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। उन्होंने मटर के पौधे पर द्विलक्षणीय संकरण किया जिससे एक साथ दो लक्षण बीज का आकार गोल और झुर्रीदार और बीज का रंग पीला या हरा का अध्ययन किया। F2PD में इन्हें 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ जिनसे कुछ नए लक्षण संयोजन भी दिखाई दिए जो जनक की पीढ़ी में नहीं थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। अतः मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि लक्षण स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार वंशानुगत होते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? आंसर Mendel showed that traits are inherited independently through his dihybrid cross experiment of a pea plant. He studies two traits together such as seed shape round and wrinkled and seed color yellow and green.
In F2 generation, he obtained 9:3:3:1, including new combination not present in the parental generation. This proved that the inheritance of one trait does not influence the inheritance of another. Hence, Mendel proposed the law of independence assortment, which state traits are inherited independently of each other. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, गोल हरे बीज वाले पौधे का संस्करण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया गया. प्लांट विद राउंड ग्रीन सीड वाज क्रॉस्ड विद व्रिंकल्ड येलो सीड प्लांट. पहला है, प्रथम संतति में बीज की आकृति व रंग कैसा था? तो गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी के सभी बीज गोल और पीले होंगे, क्योंकि गोल और पीला लक्षण प्रभावी होते हैं. What will the shape of color of seed in F1 generation? When a plant with a round green seed is crossed with a plant having wrinkled yellow seed, all seeds in the F1 generation will be round and yellow because round shape and yellow color are dominant trait. B part, संकरण सचित्र दर्शाएं. क्रॉसिंग ऑफ डायग्राम, क्रॉसिंग विद डायग्राम. तो यहाँ पे क्रॉसिंग की गई है, डायग्राम नीचे बनाया हुआ है. 30 में ए पार्ट है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयंपोषी पोषण पहला और दूसरा विषमपोषी पोषण. यह वह पोषण विधि है जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. विषमपोषी पोषण, यह वह पोषण विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं. इस पोषण में जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए भोजन के लिए स्वतंत्र है. इस पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तथा जीव पौधों या अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं. इस प्रकार के जीव उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल और अन्य जीवाणु. इस प्रकार के जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि पशु, कवक और अन्य गैर प्रकाश संश्लेषी जीव. डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. It is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water. It is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their own food and depend on the other organism for nourishment. In this mode, organisms prepare food by photosynthesis in the presence of sunlight and therefore are independent for food. In this mode, photosynthesis does not occur. Organisms obtain food from the plants or other organisms. Organisms following this mode of nutrition are called producers, such as green plant, algae, and some bacteria. Organisms following this mode of nutrition are called consumers, such as animal, fungi, and other non-photosynthesis organisms. इसी में बी पार्ट है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए. ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब नीचे यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सारे पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, समझ सकते हैं. अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? आदमी यानी कि इंसान, ह्यूमन यानी कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कौन सी होती है? ग्लैंड मतलब ग्रंथि. सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और बाकी जो ये सभी पार्ट हैं यहाँ पे दिए गए, इनको समझ लीजिए. इसी के ओर में पहला पार्ट है ए, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? आंसर, आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिसे पाचक एंजाइम जैसे कि पेप्सिन सक्रिय होकर प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है. What is the role of acid in our stomach? The acid present in our stomach, mainly hydrochloric acid, kills harmful bacteria present in food and provide an acidic medium required for activation of digestive enzymes like pepsin with help in protein digestion. इसी में बी पार्ट है, नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दर्शाएं. Show the movement of water during transpiration in a tree with the help of a labeled diagram. अब यहाँ पे ये डायग्राम है, आप समझ सकते हैं. जड़ से जो पानी है ऊपर की तरफ जा रहा है
और फिर पत्तियों से जो है वेपर बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन ए ट्री। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे सारे आपको लगभग पार्ट बता दिए हैं। टोटल जो है यहाँ पे इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए थे। लास्ट जो क्वेश्चन है ये है मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और भी कोई डाउट है या मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।